साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। विषय है कि कौन कौन सी ज़मीन जो राज्य सरकार की है वह ग्राम पंचायत को या अन्य प्राधिकरण जैसे विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर पंचायत, वन विभाग, सिंचाई विभाग या अन्य कोई सरकारी विभाग को अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए सौंप सकती है। एक विषय तो ये है कि कौन कौन सी ज़मीन राज्य सरकार में जो नीति है वो इन संस्थाओं को सौंप सकती है अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए। दूसरा, इसमें कौन सी भूमि ऐसी है जो आवास के लिए चिन्हित की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, तो उनके घरों के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है और गांव पंचायत जो है आवास स्थल आवंटन करती है तो भूमि की जरूरत होगी। तो कौन कौन सी भूमि ऐसी है जिसको आवास स्थल आवंटन के लिए चिन्हित किया जा सकता है, ये धारा 63 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे जो आवास स्थल के लिए भूमि आवंटित की जाती है वह किस प्रकार आवंटित की जाएगी, किसको किसको आवंटित की जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी, वरीयता क्रम क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आओ जानते हैं कि कौन कौन सी भूमि राज्य सरकार में जो निहित है वह विहित प्रक्रिया से रीत से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत को या अन्य प्राधिकरणों को सौंप सकती है। इन जमीनों का विवरण धारा 59(2) में दिया गया है, जिसके 6 भाग हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 59(2) का भाग 1, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000 की धारा 59(2) का भाग 1। ये क्या कहता है कि किसी जोत या बाग में, जोत मतलब किसी की जमीन जो होती, खेती की जमीन जो होती, इसमें जोत बोता करता है किसान, किसी जोत या बाग में या उसकी बाग हो, उसने पेड़ लगाया उसकी बाग हो में समाविष्ट भूमि को छोड़कर, मतलब किसी की निजी भूमि और बाग को छोड़कर कोई अन्य स्थानीय जो अन्य खेती योग्य भूमि हो या अन्यथा हो, वह जमीन धारा 59(2) के भाग 1 के अंतर्गत राज्य सरकार ग्राम पंचायत को या अन्य प्राधिकरण को अधीक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन और संरक्षण के लिए सौंप सकती है। ये तो धारा 59(2) भाग 1 हुआ, मतलब खेती की योग्य जमीन हो या खेती योग्य न। इसी धारा 59(2) के भाग 2 में कहा गया है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा बाग, चारागाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, उर्वरक गर्ते, खलिहान, चक्रोट, संपर्क मार्ग, सेक्टर मार्ग, नदी तल भूमि, सड़क की खंती, मलिन जल क्षेत्र, यह भी राज्य सरकार गांव पंचायत को या अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। ये धारा 59(2) के भाग 2 में है। भाग 3 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार की जो संपत्ति है उनमें वन और मत्स्य क्षेत्र जो है वह भी ग्राम पंचायत को या अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। भाग 4 में क्या कहा गया है, किसी जोत में या जोत की सीमा पर या किसी बाग में या आबादी में स्थित वृक्ष से भिन्न, मतलब किसी के खेत में अगर पेड़ लगे हों या किसी की खेत की मेड़ पे पेड़ लगे हों या किसी की बाग में पेड़ लगे हों या किसी की आबादी में पेड़ लगे हों, उनको छोड़कर अन्य वृक्ष जो बिना दखल वाली जमीन है, जो सरकार की है लेकिन किसी और के कब्जे में नहीं है आबादी के अंदर, वह बिना दखल वाली भूमि, उस पर भी जो पेड़ लगे हैं उनको भी सौंप सकती है राज्य सरकार। भाग 5 क्या कहता है इसी धारा का, हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जलमार्ग, निजी नौघाट, पगडंडी, आबादी स्थल, इनको भी राज्य सरकार ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। भाग 6 क्या कहता है, निखत निधि अधिनियम 1878 के उपबंधों के अध्यासीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट या राज्य सरकार संबंधित कोई संपत्ति सौंप सकती। इस प्रकार इसके 6 हिस्से हमने आपको बताए धारा 59(2) के भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक
कि कौन कौन सी जमीन राज्य सरकार में जो निहित है वह ग्राम पंचायत को या अन्य प्राधिकरण का मतलब क्या है? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, वन विभाग, सिंचाई विभाग, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद या अन्य कोई सरकारी विभाग, उनको किस काम के लिए सौंप सकती है? उनके अधीक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए, उनके नियंत्रण के लिए सौंप सकती है। तो इस तरह भूमि को सौंपे जाने का कार्य धारा 62 में होता है। हम धारा 63 की बात करते हैं, जिसमें आवास स्थल हेतु भूमि का चिन्हांकन का कार्य होगा। आवास स्थल हेतु कौन कौन सी भूमि चिन्हित की जाएगी उप जिलाधिकारी द्वारा? आवास स्थल हेतु धारा 62 की 2 के भाग 1 में जो जमीन हमने बताई है, क्या बताई उसमें? कि जो किसी की जोत में ना हो, बाग ना हो, और चाहे वह खेती योग्य हो या खेती योग्य ना हो, बंजर हो, वह भूमि चिन्हित की जा सकती है, जो ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने सौंप दिया या सौंपा गया, समझा गया है। इस भूमि को भी आवास स्थल आवंटन के लिए उप जिलाधिकारी चिन्हित कर सकते हैं। दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत कोई जमीन जो गांव पंचायत को प्राप्त हुई हो। गांव पंचायत को कई तरीके से भूमि प्राप्त होती रहती। कभी कभी कोई आदमी मर जाता है और वो कोई वारिस नहीं छोड़ के जाता है, तो ऐसी जमीन भी तो सरकार के कब्जे में आ जाती है, गांव पंचायत में आ जाती है। तो इस प्रकार की इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत जो जमीन ग्राम पंचायत को समय समय पर प्राप्त होती है, या ये 2 भाग हो गए। तीसरी बात क्या है? चकबंदी जब होती तो आपने देखा होगा, चकबंदी के दौरान गांव की आबादी के विस्तार के लिए, लोगों को रहने के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कुछ जमीन आबादी के लिए अलग से चिन्हित कर चकबंदी विभाग छोड़ता है। वह जमीन अगर यह पर्याप्त ना हो तो क्या होगा? तब क्या होगा कि ये जमीन जितनी है, ये गांव में जितने परिवार बढ़ गए हैं, लोगों को जितना आवास के लिए जमीन चाहिए नहीं है, तब इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कलेक्टर, भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर कलेक्टर एक प्रस्ताव आवास स्थल या बढ़ी हुई आबादी को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव जमीन का शासन को भेजेगा कि ये जमीन इतनी और जरूरत है, इसका अर्जन कर लिया जाए। तो भू अर्जन अधिनियम जो 1913 में लागू हुआ है नया, उसके अंतर्गत भूमि अर्जन इस प्रयोजन के लिए की जा सकती है। इस तरह 4 तरह आपने देखा कि ये जमीन चिन्हित हो सकती है। पहली धारा 62(1) के अंतर्गत, जो किसी की खेती की ना हो, किसी की बाग ना हो और राज्य सरकार की हो, जिसे राज्य सरकार ने गांव पंचायत को सौंपा हो, चाहे वह खेती योग्य हो चाहे खेती योग्य ना हो, अन्यथा हो अर्थात बंजर हो। एक तो वो जमीन हो गई। दूसरी जमीन कौन सी हुई? जो गांव पंचायत को इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत समय समय पर प्राप्त होती है। तीसरी कौन हो गई? जो चकबंदी में इस आवास स्थल आवंटन के लिए आबादी के लिए चिन्हित कर आरक्षित की गई है। चौथी क्या हो गई? इन सब से अगर पूर्ति ना हो रही तो सरकार जो है कलेक्टर के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर, जो अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अर्जन का कार्य करती है, इस तरह जो भूमि प्राप्त होती है। अब ये भूमि का चिन्हीकरण का कार्य हो जाने के बाद इस भूमि का आवंटन आवास के लिए, आवास बनाने के लिए पात्र लोगों में कैसे होगा, इसके बारे में धारा 64 में विस्तार से कानून है। और उस कानून के अंतर्गत मैं आपको विस्तार से वरीयता क्रम बताने जा रहा हूं कि क्या वरीयता होगी। सबसे पहले किसको भूमिका दी जाएगी, दूसरे नंबर पर किसको दी जाएगी, तीसरे नंबर पर किसको दी जाएगी। तो ये चीज आपको मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा हूं। साथियों, धारा 64 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की, इसमें वरीयता दी गई है कि किसको पहली प्रेफरेंस में आवंटन होगा, किसको दूसरी प्रेफरेंस में होगा, किसको तीसरी प्रेफरेंस में होगा। धारा 64 की उपधारा 1 का भाग का यह कहता है कि पहली वरीयता किसको होगी? अनुसूचित ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और गरीबी के रेखा की जो अवधारित की गई है जनरल के लिए,
वो गरीबी की रेखा जो अवधारित है उससे नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के परिवार, लेकिन उनकी क्या होना चाहिए, वो कृषि श्रमिक हो और ग्रामीण कारीगर हो। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के जो गरीब परिवार हैं जिनकी अवधारणा है, उनको उनके कृषि श्रमिक और ग्रामीण कारीगर को प्रथम वरीयता दी गई है। दूसरी वरीयता में कौन आएगा, ग्राम सभा में रहने वाले कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई अन्य ग्रामीण कारीगर। इसमें ना तो कोई जाति का बंधन है और ना तो कोई गरीबी का बंधन है। तो ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई अन्य ग्रामीण कारीगर। तीसरी वरीयता किसको दी गई है, ग्राम सभा में रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल गरीब से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में शामिल नहीं है, वो तीसरी श्रेणी में आ जाएगा। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल गरीब को से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो चाहे कृषि श्रमिक हो या ग्रामीण कारीगर हो या ना हो, वह भी भाग 3 में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार ये पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी। तो सबसे पहली वरीयता किसको हुआ, जो कृषि श्रमिक हैं और ग्रामीण कारीगर हैं, चाहे वे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या जो राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्ति। ये पहली सूची होगी। दूसरी सूची में ग्राम सभा में रहने वाले कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई अन्य ग्रामीण कारीगर। तीसरी में चाहे श्रमिक हो चाहे ना हो, चाहे ग्रामीण कारीगर हो या ना हो, जो अन्य लोग हैं एससी, एसटी के, ओबीसी के, जनरल गरीब के, वो तीसरी वरीयता में उनको भी रखा गया है। वरीयता उस परिवार को आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिनके पास या तो भवन ना हो या भवन है लेकिन वो उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, उनको भी वरीयता दी जाएगी। और इन सब तरह की प्रेफरेंसेज में विधवा और विकलांग को प्रथम वरीयता रहेगी। किसी भी श्रेणी में अगर आवंटन हो रहा है किसी वरीयता क्रम में, तो उसमें अगर कोई विधवा है, विकलांग है उस प्रेफरेंस में, तो उसको पहली वरीयता दी जाएगी। पत्नी अगर जीवित है तो पति को अगर आवास स्थल आवंटन हो रहा है तो उसमें पति पत्नी दोनों के नाम होगा और दोनों का खातेदार अंश, दोनों का सामूहिक अंश होगा, दोनों सामूहिक रूप से उसके मालिक होंगे। साथियों, अभी मैंने धारा 64 के बारे में आपको स्पष्ट बताया कि धारा 64 में क्या प्रावधान किया गया है। 3 तरह की प्रेफरेंसेज हमने आपको बताई हैं और उन प्रेफरेंसेज में जो लोग होंगे उनको आवास स्थल के लिए भूमि कैसे आवंटित की जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी, इसके संबंध में नियमावली बनाई गई है। नियमावली के नियम 61, 62, 63 में पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि किस तरह भूमि का आवंटन आवास के लिए जो वरीयता क्रम है उसमें किया जाएगा। साथियों, उप जिलाधिकारी सबसे पहले तीनों तरह की जो प्रेफरेंसेस कैटेगरीज हैं उनके लिए एक सूची प्रपत्र आरसी प्रपत्र 16 में तैयार कराएगा। आरसी प्रपत्र 16 में सूची में क्या क्या होगा, क्रम संख्या होगी, परिवार के मुखिया का नाम और पता होगा, जाति या जनजाति, इसके परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण होगा, परिवार के मुखिया से उसका संबंध क्या है सबके स्पष्ट होगा, उनकी उम्र क्या है, उपलब्ध गृह क्या अभिभाष क्या है, अग्रेतर आवश्यकता क्या है और टिप्पणी। इस तरह ये 9 कॉलम का प्रपत्र है जिसमें गांव का लेखपाल एक सूचना तीनों तरह की जो श्रेणी है उनके लिए अलग अलग तैयार करेगा। जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी सूची तैयार करेगा आरसी प्रपत्र 16 में। साथ ही साथ उस गांव में जो भूमि उपलब्ध है जिसको आवंटित किया जाना है, तो गांव का जो नक्शा है उसमें उस भूमि को दर्शाते हुए एक नक्शा का उद्धरण भी तैयार किया जाएगा। इस प्रकार आवास स्थल आवंटन से पूर्व उप जिलाधिकारी के द्वारा ये कार्य लेखपाल से करवाया जाएगा। पहला क्या हुआ कि
प्रपत्र 16 में तीनों श्रेणियों के पात्र लोगों की सूची। दूसरा क्या हुआ कि उस गांव के मानचित्र में उन भूखंडों का उद्धरण जिनको इस कार्य आवास स्थल आवंटन के लिए आवंटित किया जाना। नियम 63 नियमावली का कहता है कि अगर कोई भूमि आवास स्थल के लिए आवंटित की जा रही है नियम 61 और 62 के अंतर्गत, तो उसके आवंटन से पहले तिथि निश्चित होगी। निश्चित तिथि, समय और स्थान की सूचना डुग्गी पिटवा करके सभी लोगों को दी जाएगी। सभी आवंटन पूर्ववर्ती उपनियम के अंतर्गत घोषित किए गए दिनांक पर उस प्रयोजन के लिए की गई बैठक में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा, जहां एक ही अधिमानता क्रम में संबंधित एक से अधिक व्यक्ति विशेष स्थल के आवंटन के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो वहां पर लॉटरी डाल के किया जाएगा। ये जो आवंटन होगा भूमि प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा और ये आवंटन भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्वानुमोदन के उपरांत करेगी। साथ ही साथ आवंटन कितने क्षेत्रफल का होगा? आवंटन 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का नहीं किया जाएगा। आवास के लिए 200 वर्ग मीटर की जमीन या उससे कम जमीन ही आवंटित की जाएगी। जो 3 श्रेणियां हमने आपको बताई हैं, उन श्रेणियों के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें निर्माण के लिए भी शर्तें रखी गई हैं कि जो पट्टा किसी को आवास के लिए दिया गया, तो पट्टा स्थल के कब्जा दिए जाने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के अंदर घर वह बना लेगा और उसमें रहना प्रारंभ कर देगा, अथवा उस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाएगा जिसके लिए वह स्थल आवंटित किया गया। यदि इस आवंटी इस नियम का पालन नहीं करता है, शर्तों का उल्लंघन होता है, तो धारा 66 के अंतर्गत उसका पट्टा निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन यह समय सीमा एससी और एसटी पर लागू नहीं होगी, मतलब जो 3 साल में बनाने का प्रोविजन है वह एससी और एसटी पर लागू नहीं होगा। आवंटी अथवा उसका उत्तराधिकारी, जिसको ये आवास स्थल के लिए जमीन आवंटित की गई है, या उसका उत्तराधिकारी आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के अंदर स्थल अथवा उस पर बने मकान को विक्रय से अंतरित भी नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको आवास स्थल के लिए कोई जमीन दी गई, तो आपने अब मकान भी 3 वर्ष के अंदर बना लिया, लेकिन उस मकान को ना तो आप ना आपका कोई सक्सेसर 5 साल तक बेच नहीं सकता। आवंटन के दिनांक से 5 साल तक बेच नहीं सकता है, यह भी इसमें शर्त रखी गई है। इस आवंटित भूमि पर उसको आनुवंशिक अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात उसके जो है सक्सेसर जो होंगे, उत्तराधिकारी जो होंगे, उनको वो जमीन उसकी डेथ के बाद चली जाएगी। साथियों, अगर किसी को आवास स्थल के लिए जमीन दी गई, उसने घर भी बना लिया, कुछ दिन रहा, कुछ दिन बाद वो घर वर छोड़कर कहीं चला गया, उसका आता पता नहीं है, वो लावारिस मकान पड़ा हुआ है, तब क्या होगा? या कोई भी व्यक्ति जिसको जमीन आवंटित की गई, उसने घर बना लिया, उसकी डेथ हो गई, डेथ के उसके कोई वारिस नहीं है, तब क्या होगा? ऐसा आवास, ऐसी संपत्ति गांव पंचायत में निहित हो जाएगी। साथियों, अभी हमने आपको यह स्पष्ट किया कि ग्राम में रहने वाले जो लोग हैं उनमें क्या वरीयता क्रम होगा आवास के लिए भूमि देने के लिए और किस प्रकार आवंटन होगा। नियम 62 में यह भी कहा गया है कि जो नियम 61 में हमने आपको भूमियां बताई थी 4 तरह की, उनके अलावा अगर आबादी स्थल की कोई ज़मीन गांव में उपलब्ध है, उस दशा में उस भूमि को भी लोगों को आवास बनाने के लिए या चैरिटेबल कोई कार्य करने के लिए या कुटीर उद्योग चलाने के लिए गांव में ज़मीन दी जा सकती है। क्या वरीयता क्रम होगा उनको ज़मीन देने का, क्या तरीका होगा? सबसे पहली वरीयता मिलेगी ग्राम में निवास करने वाले खेतिहर मजदूर, जो खेती में मजदूरी का काम करते हैं या गांव में कोई कारीगरी का काम करते हैं, उनको यह ज़मीन आवंटित की जा सकती है।
दूसरे कौन लोग होंगे? गांव में रहने वाले भूमिधर अथवा आसामी जिनके पास 1.26 हेक्टेयर या 3.25 एकड़ से कम भूमि है। तीसरी कैटेगरी कौन है? ग्राम में निवास करने वाला अन्य कोई व्यक्ति। इस प्रकार जो नियम 61 के अंतर्गत आबादी के लिए आवंटित की जाने वाली भूमि, उसके अलावा अगर गांव में कोई अन्य भूमि आबादी स्थल की है तो उसका आवंटन आवास के लिए भी किया जा सकता है, कुटीर उद्योग के लिए भी किया जा सकता है, और चैरिटेबल कोई कार्य करना चाहता है उसके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन उनकी वरीयता क्रम क्या है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। लेकिन ऐसे जो आवंटन होंगे उनमें होगा क्या? जो पहले वाले आवंटन आपको बताया उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी परिवार से, लेकिन इस तरह का जो आवंटन होगा उसमें 5% प्रीमियम, जो सर्किल रेट का 5% प्रीमियम के रूप में जमा कराया जाएगा। साथियों, इस प्रकार गांव में अगर प्रधान चाहे, भूमि प्रबंधक समिति चाहे, उपजिलाधिकारी चाहे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जिसको आवास के लिए ज़मीन ना मिले। अगर भूमि गांव में आवास स्थल आवंटन के लिए पर्याप्त नहीं है तो सरकार ने इसीलिए कि कोई आवास के लिए भूमि ना हो और घर ना बन पाए, यह नहीं होना चाहिए, इसलिए अर्जन की भी व्यवस्था रखी है। मेरे विचार से आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको काफ़ी लाभदायक होगा, अन्य ग्रामीण लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, सभी को इससे लाभ मिलेगा। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। लगातार मेरा हौसला बढ़ रहा है, जिस कारण मैं आपको छोटी छोटी बातें कानून संबंधित जो आपके दिनचर्या में काम आने वाली वो आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।